गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस के जो Q2 2025 के जो रिजल्ट आए उसका समझने की कोशिश करेंगे और इसके वीडियो के एंड में समझने की कोशिश करेंगे जो HDFC बैंक और कोटक बैंक के रिजल्ट आए उसमें हमें क्या देखा गया तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो ये कंपनी है जो पिछले कुछ दिनों में लिस्टेड हुई थी स्टॉक मार्केट में और बहुत ऊपर तक गई थी और वहाँ से मुझे लगता है 20-25% का करेक्शन भी स्टॉक में आया है, ठीक है, क्योंकि उसका प्राइस टू बुक वैल्यूएशंस था वो बहुत ही हाई था। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस में उसकी जो पेरेंट कंपनी है बजाज फाइनेंस उनकी ही कंपनी है, तो उन्होंने भी अपना इसमें जो स्टेक था शेयर्स थे वो बेचे थे हायर साइड के ऊपर और मार्केट नीचे आया था और रिटेलर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। आई थिंक रिटेलर ने बहुत बड़ा चंक इसमें खरीदा है पोस्ट IPO के बाद, तो इसीलिए इसके रिजल्ट्स बहुत मायने रखते हैं। तो रिजल्ट के ऊपर से आने के पहले इसको बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस ये जो कंपनी है वो 4 सेगमेंट में काम करती है। एक वो होम फाइनेंस का काम करती है, मतलब लोन देती है, मतलब उसमें नया प्रॉपर्टी खरीदना है, नई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करनी है, अगर बैलेंस ट्रांसफ़र करना है, आपका कोई आपकी पुरानी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर लोन देना है तो उसका काम करती है। तो होम फाइनेंस का ये काम करती है मोस्टली। तो 56% का जो 56 to 58% का रेवेन्यू जो आता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का वो होम लोन से आता है। उसके बाद 20% का उसका जो रेवेन्यू आता है वो लीज रेंटेड डिस्काउंटिंग से आता है। लीज रेंटेड डिस्काउंटिंग मतलब अगर मान लो कि मेरी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है पुणे में या मुंबई में और जिसका मुझे रेंट आ रहा है, तो आपका वो रेंट जो आपने जो अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो किसी इन्फोसिस को दे गई है रेंट के ऊपर, उसका जो रेंट आपको आ रहा है उसके रेंट को मॉर्गेज करते हुए, मतलब उसको कंसिडर करते हुए एज अ सैलरी वो कंसिडर करते हैं कि आपका वो मतलब कंटिन्यूस आपको पैसा आ रहा है, उसको कंसिडर करते हुए वो लोन देते हैं ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस। तो इसका कंट्रीब्यूशन जो है टोटल रेवेन्यू में वो 20% से है। 56-58% होम लोन है, 20% का जो आता है वो लीज रेंटेड डिस्काउंटिंग से आता है। उसमें से मुझे लगता है 10% का जो रेवेन्यू आता है उनका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आता है। अगर मेरी प्रॉपर्टी है कहीं पड़ी हुई है, मैंने रेंट पे नहीं दी है, ऐसी पड़ी हुई है, तो उसको आप 10% उनका रेवेन्यू आता है उसके अगेंस्ट, मतलब वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो लोन दिए जाते हैं वो 10% से आता है। और बाकी जो 10% है वो जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है वो डेवलपर फाइनेंस से आता है। मतलब ये जो बड़े बड़े डेवलपर्स है, कोलते पाटिल हो गया, परांजपे हो गया, या बहुत सारे डेवलपर है, ऑस्टिन हो गया, तो उन लोगों को लोन देने के लिए उनको जो लोन देने के लिए ये मतलब उनकी जो प्रॉपर्टी है उनको बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खड़ी करनी है तो उसके लिए वो लोन देते हैं जिसको कहते हैं वो डेवलपर फाइनेंस। तो इनके 4 ही मेजर सेगमेंट है, होम लोन, बाद में लीज रेंटेड डिस्काउंटिंग, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और ये डेवलपर फाइनेंस। इन चारों से उनको पैसा आता है। तो इस क्वार्टर में उन्होंने पहली बार 1 लाख करोड़ AUM अपने क्रॉस किया। मतलब उनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, एसेट अंडर मैनेजमेंट मतलब क्या है, टोटल लोन बुक है, या मतलब टोटल उनका जो लोन बुक का ग्रोथ है, मतलब लोन बुक है वो एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है, तो वो है 1 लाख करोड़ से क्रॉस हुआ है। दैट इज अ माइलस्टोन फॉर दिस कंपनी। और AUM की जो ग्रोथ है लास्ट ईयर Q2 2024 से इस Q2 2025 तक 26% की रोबोस्ट AUM की ग्रोथ इस होम फाइनेंस ने, मतलब बजाज होम फाइनेंस ने दिखाई है। इसमें से जो 28% का कंट्रीब्यूशन है वो होम लोन का है और 56% का कंट्रीब्यूशन जो ग्रोथ का कंट्रीब्यूशन है वो डेवलपर फाइनेंस का है। मतलब डेवलपर फाइनेंस का परसेंटेज कम है, 10% का ही कंट्रीब्यूशन है लोन से, लेकिन उसमें जो ग्रोथ दिखाई गई है वो 56% से हुई है। और बाद में 20% है अपनी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और लीज अगेंस्ट डिस्काउंटिंग में, वहाँ पर 18% का ग्रोथ है। तो 24% होम लोन है, 18% लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, 18% लीज रेंटेड डिस्काउंटिंग है और बाकी 56% की ग्रोथ देखी गई है तो डेवलपर फाइनेंस में देखी गई है। तो लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली ऐसा मोटा मोटी माना जाएगा कि वो डेवलपर फाइनेंस में बहुत ज़्यादा लोन दे रहे हैं, क्योंकि वो सिक्योर्ड लोन है। ऑब्वियसली उसका जिसको लोन दे रहा है डेवलप करने के लिए उसकी बहुत सारी भी प्रॉपर्टीज़ होगी, तो इनकेस अगर पैसा नहीं आएगा सो आई थिंक बजाज होम फाइनेंस हैज समथिंग टू क्लेम फॉर इट फॉर दोज मनीज कंपेयर टू ऑल दिस होम लोन अगर कंस्ट्रक्शन में लोन दिया गया है, ठीक है। तो ये बात हुई। उसका अगर देखोगे
प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस का जो परसेंटेज था वो 23% से बढ़ा है लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है 21% से, विच इज़ वेरी गुड साइन। मतलब वहाँ पर AUM बढ़ रहा है 26% से और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ रहा है आपका 21% से, 21% गुड, एवरीथिंग गुड। GNPA नंबर, मतलब GNPA मतलब आपको तो मालूम है, मतलब हमारे जो पैसे देते हैं उसमें से कितना परसेंटेज हमको वापस आता है, उसके बेसिस के ऊपर हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। तो GNPA एक होता है और एक होता है नेट NPA। GNPA का नंबर भी कुछ 0.29 है और NNPA का नंबर भी 0.23 है, तो ये नंबर भी बहुत ही कम है। मतलब ये जो पैसे दे रहे हैं मार्केट में उसको बहुत अच्छी तरीके से रिकवर कर पा रहे हैं। ये नहीं है केस जहाँ पर क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण जैसे फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस वहाँ पर लोन दे रहे हैं इसलिए लोन वापस नहीं आ रहा है, उस केस में GNPA का नंबर ज़्यादा होता है, इसमें NNPA का नंबर ज़्यादा होता है। लेकिन ये जो सिक्योर्ड लेंडिंग का केस होता है जहाँ पर डेवलपर फाइनेंस आप करते हो, जहाँ पर आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज़ करते हो, वो सिक्योर्ड लोन होता है। इसकी वजह से आपको जो पैसा आप दे रहे हो वहाँ से वो पैसा वापस भी आता है। इसीलिए ये जो बड़े टिकट साइज़ के लोन होते हैं, ये लोन नहीं है 5 लाख 6 लाख के लोन नहीं है, ये लोग 45 लाख 50 लाख के ऊपर, मतलब एवरेज टिकट साइज ऑफ द बजाज होम फाइनेंस इज 45 लाख प्लस। मैंने इसके पहले भी बजाज हाउस होम फाइनेंस का जब उसका IPO आया था उसका एक वीडियो किया है। अगर आपको वो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और वो वीडियो ज़रूर देखना, आपको बहुत अच्छी नॉलेज उसमें मिलेगी कि एक्चुअली उसके टिकट साइज़ क्या है, मतलब वो मंथली कितना एवरेज करते हैं, उनके आगे जाने वाले ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट क्या है, उसको आप उस वीडियो में आप समझ जाओगे। मैं इसकी लिंक भी इस वीडियो के नीचे भी आपको डाल देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना आपके कोई स्टॉक में आपके कोई सुझाव चाहिए, सो आई विल ट्राई टू हेल्प यू ऑन दैट वन। ठीक है, वापस आते हैं बजाज होम फाइनेंस के ऊपर। और बजाज होम फाइनेंस अभी बहुत सारी चीज़ों को ना डिजिटल कर रहा है, मतलब उनका एक ऐप भी डेवलप हुआ है। अगर कोई रिटेलर को एज अ सैलरीड पर्सन को मेरी लोन के लिए कंस्ट्रक्शन करना है मेरे को अपने होम का और मुझे लोन चाहिए तो अपने ऐप से भी अभी हो जाता है। तो डिजिटल फुटप्रिंटिंग के ऊपर भी बहुत काम कर रहे हैं। डेवलपर फाइनेंस में वो एक कोर पोर्टफोलियो टीम बिठा रहे हैं जहाँ पर वो डेवलपर्स बहुत सारे डेवलपर के पास जा रहे हैं और उनको अप्रोच कर रहे हैं और उनको बजाज हाउसिंग फाइनेंस एज अ ग्रुप का महत्व होते हुए भी उनको बहुत सारा लोन वहाँ से आ रहा है। तो डिजिटल सेक्टर्स में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐप डेवलप कर रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो टीम मेजर कर रहे हैं, मंथली और ईयरली उनका टारगेटिंग असेट होता है कि जहाँ पर लोन दिया है वहाँ से कैसे लोन आना चाहिए। तो उस मामले में बजाज होम फाइनेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, GNPA में कोई प्रॉब्लम नहीं है, NNPA में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी एक चीज़ मुझे जो कंसर्निंग लगी, थोड़ी बहुत कंसर्निंग लगी, वो डिसबर्समेंट है। AUM तो वही होता है जो आपका लोन बुक बड़ा है, लेकिन डिसबर्समेंट जो होता है नया लोन कितना दिया है आपने। तो लास्ट ईयर में कुछ 12,033 करोड़ का उन्होंने कुछ लोन दिया था, अभी इस ईयर में 12,154 करोड़ का लोन दिया। तो लोन डिसबर्समेंट जो है नया लोन वो थोड़ा सा कम दिया है कंपेयर, मतलब उसमें जो उतनी ग्रोथ नहीं आई है जितनी ग्रोथ एसेट अंडर मैनेजमेंट में आई है। ठीक है, तो ये हुआ बजाज उसके फाइनेंस का। पिछले 7 सालों में अगर बजाज होम फाइनेंस में देखोगे तो उसका जो नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ा है वो 114% से बढ़ा है। ऑब्वियसली बढ़ेगा क्योंकि उस टाइम आप 3,500 करोड़ का AUM करते थे, आज 1 लाख करोड़ के AUM के ऊपर बने हुए वही है। वो कॉकरोच था, अभी वो बड़ा जाके हाथी बन गया है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको ग्रोथ दिखेगी नेट इंटरेस्ट इनकम में 114% कैगर से बोल रहा हूँ, 114% कैगर से वो जो ग्रोथ उनकी बढ़ी है वो नेट इंटरेस्ट में बढ़ी है और टोटल रेवेन्यू में भी कुछ 72% की ग्रोथ देखी गई है। ठीक है, अभी आते हैं Q2 2025 के जो इम्पॉर्टेंट असेसमेंट होता है वो होता है नेट इंटरेस्ट इनकम। तो नेट इंटरेस्ट इनकम का भी अच्छा इनका आया है, कुछ 13% से नेट इंटरेस्ट इनकम इनका बढ़ा है और नेट इंटरेस्ट इनकम में भी बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। मुझे लगता है कुछ मैंने 13 नहीं 21% से, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम था 25%, इंटरेस्ट एक्सपेंस था 32% और सारा बहुत मिला के 21% की नेट इंटरेस्ट इनकम में, मतलब जो लोन देते हैं वहाँ का जो इंटरेस्ट आता है उस इंटरेस्ट से उनको जो पैसा आता है वो नहीं होता है नेट इंटरेस्ट इनकम। कभी भी आप देखोगे बैंक और NBFC जैसे उसको अगर आपको ट्रैक करना है, कोई भी कंपनी हो, एक सिंपल कंसेप्ट है, कोई भी रिजल्ट में जाना पहले देखना कि नेट इंटरेस्ट इनकम कितना ग्रो हुआ है लास्ट क्वार्टर से, उसका एक्सपेंस कितना हुआ है। नेट इंटरेस्ट इनकम देखना होगा, GNPA का नंबर आपको देखना पड़ेगा और
एडवांसेस कितने दिए हैं, मतलब नए लोन कितने दिए, ये 3 फैक्टर अगर आप देखोगे तो मोटा मोटी आपको रिजल्ट समझ में आएगा। एसेट क्वालिटी अच्छी है, जिनकी एसेट क्वालिटी खराब हो जाती है वो ज़्यादा लोन नहीं दे पाते। मतलब हमारे घर में ही प्रॉब्लम चालू है और आप जाके लोन दे रहे हो, ऐसा नहीं होता है। एसेट क्वालिटी अच्छी है तो लोन का ग्रोथ भी अच्छा है, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। और ऐसा भी है कि लोन बहुत ज़्यादा दे रहे हैं लेकिन एसेट क्वालिटी ख़राब हो रही है, ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि एसेट क्वालिटी और लोन दोनों साथ साथ चलने चाहिए। अगर इसमें से कुछ खराब होता है तो आप देखना जाके रिजल्ट फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के, देखना जाके रिजल्ट क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण के, जहाँ पर वो 30% से ग्रोथ करने का इंजन था, वो ग्रोथ की रेट अभी घट गई है, 12% के आ गई है। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण की बात कर रहा हूँ। क्यों हो गई है? क्योंकि उनकी जो एसेट क्वालिटी है वो खराब हो गई है। एसेट क्वालिटी खराब क्यों हो गई है? जो लोन उन्हें दिया था माइक्रो फाइनेंस में वो वापस नहीं आ रहा है। कंपैरेटिवली बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक सिक्योर्ड फाइनेंस का लोन कर दिया है, ठीक है। सबसे अच्छी बात है बजाज हाउसिंग फाइनेंस में, ये जो 1 लाख करोड़ का जो आपका जो AUM हुआ, उसमें से जो 56% का जो वो रेवेन्यू है वो होम फाइनेंस से आता है। तो उस होम फाइनेंस में उन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखे हैं कि किस तरीके से वो लोन देना चाहते हैं। तो अगर कोई सैलरी आदमी है उसका 750 से ऊपर सिविल स्कोर है तो उसको ही ज़्यादातर वो लोन देते हैं। 90% ऑफ द लोग वैसे हैं, बाकी 10% उसके नीचे के सिविल वाले हैं, ठीक है। और एवरेज कस्टमर सैलरी है वो 13.4 लाख से है। अभी आप बोलोगे ये क्यों बता रहे हो? अगर किसी बंदे की सैलरी इतनी अच्छी होगी तो उसका रीपेमेंट भी बहुत ही ऑन टाइम होगा ना। तो ये आपको समझने आ रहा है, वो कोई 1 लाख 2 लाख सैलरी वाले लोगों को लोन नहीं दे रहे, वो लोग दे रहे बड़े लोगों को। मतलब 13.4% से अगर 13.4 उनकी सैलरी है तो उनको ही वो लोन बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हैं, ठीक है। और इनका पर देखोगे कि प्रोफेशनल, मतलब सैलरीड प्रोफेशनल लोग हैं उसका परसेंटेज 86% है। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उसका परसेंटेज 10% है। बाकी जो बिजनेसमैन्स हैं, बाकी जो लोग हैं, गवर्नमेंट है, उनको परसेंटेज कम है। मतलब जिसकी सैलरी है उसको ही वो लोन देते हैं। डेवलपर फाइनेंस में भी वो अच्छा काम कर रहे हैं। डेवलपर फाइनेंस में बहुत सारे डेवलपर को एक साथ मिला के वहाँ पर लोन देने का काम चल रहा है। और उसमें जो ग्रोथ देखी गई है 56% की ग्रोथ लास्ट ईयर के क्वार्टर में इस ईयर में उन्होंने दे दी है, ठीक है। बजाज होम फाइनेंस का वैसे भी कोई तगड़ा एसेट क्वालिटी है। अब आते हैं थोड़ा वैल्यूएशंस के ऊपर। वैल्यूएशन आप देखोगे अभी भी बजाज होम फाइनेंस 7 प्राइस टू बुक रेशियो जो उसका होता है वो 7 के ऊपर है। तो अभी भी महंगा स्टॉक है कंपैरेटिवली उसके रिजल्ट्स जो है। तो ऐसा नहीं है कि रिजल्ट, तो मुझे लगता है इनलाइन ही आए हैं। ये रिजल्ट आने ही चाहिए इस वैल्यूएशन के लिए, क्योंकि आपने इतना वैल्यूएशन पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से रिजल्ट इनलाइन आए। आई विल नॉट से दिस इज वाओ रिजल्ट, आई विल नॉट से दिस इज बैड रिजल्ट, दिस इज ओके इनलाइन काइंड ऑफ रिजल्ट्स फ्रॉम द बजाज होम फाइनेंस, ठीक है। और आप अगर देखोगे इसमें बहुत सारे लोगों ने अभी शेयर खरीदा है, उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आया है। बजाज फाइनेंस जो इसकी पेरेंट कंपनी है उसका जो कंट्रीब्यूशन है इस कंपनी में बहुत ज़्यादा है, 88% वही होल्ड करता है। बाकी जो परसेंटेज आता है वो DII ने खरीदा है, ICICI प्रूडेंशियल ने खरीदा है, वो पूना वाला की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने भी खरीदा है थोड़ा बहुत शेयर, ICICI प्रू ने खरीदा है, SBI ने खरीदा है, लाइफ इंश्योरेंस ने खरीदा है। तो बहुत सारे लोगों ने, ये अबू धाबी इन्वेस्टमेंट फर्म ने, उन्होंने भी खरीदा है बहुत सारा स्टेक। तो इन लोगों ने स्टेक खरीदा है लेकिन उन्होंने लॉन्ग टर्म हिसाब से उन्होंने खरीदा है। तो एज अ रिटेलर हमें क्या करना चाहिए इस स्टॉक में? आपको इस स्टॉक को थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर कहीं डीप इससे नीचे भी आती है और कहाँ पर सस्टेन होता है, दैट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी। अगर प्राइस टू बुक 3 के लेवल में आता है, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बाय। 3 to 4 का अगर प्राइस टू बुक आ गया सो वहाँ से आप थोड़ा सा ग्रेजुअली इसको देखने की कोशिश कर सकते हो। ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के इसमें इन्वेस्ट करना। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अब थोड़ा वापस आते हैं HDFC बैंक के ऊपर। HDFC बैंक के कल रिजल्ट आए। नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ा 10% से, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा कुछ 5% से, एडवांसेस में, टोटल डिपॉजिट में ग्रोथ देखी गई है 15% में, और जहाँ पर कासा रेशो का परसेंटेज कुछ 3 है। तो और GNPA NPA का नंबर तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। कोई इशू नहीं है। HDFC बैंक फाइनेंस बोल रहा हूँ मैं, HDFC बैंक जो है उनके रिजल्ट डिसेंट आए हैं उसके शेयर होल्डर के लिए, क्योंकि एक समय में उसकी ग्रोथ बहुत ही ख़राब हो गई थी। अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत ग्रोथ वापस आने, डबल डिजिट का ग्रोथ किया है नेट इंटरेस्ट इनकम में। नेट रेवेन्यू भी कुछ 15% से बढ़ा है YOY लेवल के बेसिस पे, डिपॉजिट्स भी बढ़े हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, वहाँ पर कॉस्ट टू इनकम रेशो कम हुआ है। कॉस्ट टू इनकम रेशो
कुछ 43 बेसिस पॉइंट से कम हुआ है कॉस्ट टू इनकम रेशो। कॉस्ट टू इनकम रेशो वही होता है जहाँ पर आपका मतलब एक्सपेंस कम हो रहा है और आपका इनकम ज़्यादा आ रहा है। अच्छा है ना, एक्सपेंस कम हो रहा है, इनकम ज़्यादा आ रहा है, कंपनी को ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन 728 की कुछ प्राइस है, कल के मार्केट में वो 3% अप हुआ था बिकॉज ऑफ दिस गुड रिजल्ट्स। बट आई वुड से कि ये कोई 30% का ग्रोथ इंजन रहा नहीं है अभी, बिकॉज 13 लाख करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो कि ये कंपनी उस हिसाब से बढ़ेगी। लेकिन जो शशिधरन है उन्होंने अपने कॉन कॉल में कहा है कि भाई आई थिंक वी आर गोइंग टू स्लो डाउन, हमारी ग्रोथ जो है, आप कॉन कॉल पढ़ो, रिजल्ट अलग है, कॉन कॉल अलग है, इसलिए मैं बोलता हूँ कॉन कॉल पढ़ो। कॉन कॉल में उन्होंने कहा है कि 2026 में थोड़ा सा डाउन आएगा, 2027 में थोड़ी सी ग्रोथ होगी, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। दूसरे एक रिजल्ट आए थे कोटक महिंद्रा बैंक के, बहुत ही खराब रिजल्ट, मतलब इसीलिए स्टॉक कल ज़्यादा 5% से कुछ ग्रोथ हुई है नेट इंटरेस्ट इनकम में, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3% से बढ़ा है। वाई लेवल की बात करो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो भूल ही जाओ। और दूसरी चीज़ की आरबीआई ने इनके ऊपर कुछ क्रेडिट कार्ड के ऊपर कुछ मतलब बैन लगा दिए गए, तो इसीलिए रिटेल बुक को ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे। जीएनपीए एनपीए का नंबर बहुत सही है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये सारे स्टॉक ना, ये उन लोगों के लिए है जो अभी एज ऑफ 60 है, मतलब एज ऑफ 60 में आप अपनी वेल्थ बना चुके हो और आपको सेव करना है, तो इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करो, आराम से रहो, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप अगर 20s में हो, 30s में हो, सो यू नीड अ ग्रोथ कंपनीज टू लुक फॉरवर्ड टू योर सेल्फ एंड टू योर फैमिली। तो ये अभी वो इस तरीके की इंजन रहे नहीं है, 5% से ग्रोथ कर रही है यार। मैं तो ना बजाज होम फाइनेंस ले लूँ, अगर वो मुझे नीचे मिले जो 26% से ग्रो कर रहा है, कुछ प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है 21% से, तो आई थिंक इट मेक्स मोर सेंस, बिकॉज 13 लाख करोड़ के मार्केट कैप, मुझे लगता है कुछ कोटक महिंद्रा भी 3 लाख 4 लाख हज़ार करोड़ की, 3 लाख करोड़ की कंपनी मार्केट कैप वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड करते हैं। इन दोनों के मतलब HDFC बैंक के ROE भी है 14% के रेंज में ही है। तो मोटा मोटी मुझे लगता है कोटक के रिजल्ट ख़राब थे, HDFC के रिजल्ट डिसेंट थे, आई वुड से नॉट अ बिग डील। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में तो मैंने बता ही दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आपके कोई कमेंट है, आपके कोई स्टॉक के बारे में आपको कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे गाइज।